हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है भूल। बहू बाजार जा रही हो, सर्दी का मौसम आ रहा है। मेरे लिए 2-4 जोड़ी मौज ले आना। एक दिन में एक मौजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ, बहू अंकुर से कहना गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना, किस लिए अंकुर को परेशान करोगी। मधु जी अपनी बहू विशाखा से कहती हैं। विशाखा बोली, मम्मी जी आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मौज आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो। और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाएं आप ले रही थीं, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। मधु जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना, वो जो हमारी पड़ोसन नम्रता जी हैं, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहां तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज 1 गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। विशाखा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीजों को बांटती रहती हैं। पता है, इन चीजों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीजों को बांटती है जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा चली गई। शाम में मधु जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अंकुर घर आया और बोला, क्या माँ पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या। मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आंख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है। और ये विशाखा दिख नहीं रही है, कहाँ गई। मधु जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं, इसीलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी उधर से विशाखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। मधु जी बोली, बहू मैं तो बस बता रही थी कि। तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी। अंकुर बोला, कौन सा सामान। विशाखा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई कभी मोजे, अपना सामान दूसरे को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। अंकुर बोला, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चीजों का ख्याल रखना भूल गई है क्या। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। अंकुर इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से मधु जी का चेहरा उतर गया। कुछ समय बाद अंकुर अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। मधु जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और क्या ये सारा सामान खत्म हो गया है। वो बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अंकुर बोला, माँ 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। मधु जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। संपत भाई का पेंशन 6 महीने से रुका हुआ था, वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है,
वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। रामलाल जी बोले, भाभी और ये एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। मधु जी बोली, रामलाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं बेटे, बहू के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता, और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा, इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफी चाहूंगी। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे, कभी भी मुझे कोई एक दिक्कत होती थी तो मदद करने समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौटकर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। विशाखा बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? मधु जी ने सारी बात बताई। विशाखा बोली, कुछ 1000 रुपए के पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा खराब हो गया। आप बहुत चीजों की बर्बादी करती हैं मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। मधु जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूंगी। अंकुर बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीजों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हजार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं मधु जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। गांव से मधु जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपनी मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर मधु जी के पैरों तले जमीन निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके, आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। मधु जी बोली, दीपा, क्या अकेले रहना सही है? दीपा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन नहीं महसूस होता। 2-3 दिन तक मधु जी दीपा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज मधु जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। अंकुर बोला, माँ, अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं छोड़ने जाऊं। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ, आपको छोड़ देगा। मधु जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूं तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगू कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर मधु जी निकल गईं। आज 2 महीने हो गए, ना अंकुर ने मधु जी को ना फोन किया और ना ही मधु जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और मधु जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और मधु जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी कटने लगा। धन्यवाद।